हमारे पॉडकास्ट का ये सेकंड एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको कनाडा पीआर के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा 2024 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अब कनाडा का पीआर वो पीआर नहीं रहा है जहां पे आप किसी भी कोर्स में चले जाते थे आपको पीआर मिल जाता था, आप कोई भी वहां पे एक्सपीरियंस ले लेते थे आपको पीआर मिल जाता था, आपकी जनरल कैटेगरी में हो जाता जहाँ पीएनपी में। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं 2024 में। अगर आप कनाडा में पीआर अप्लाई कर रहे हैं जहाँ इसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट 2024 के अकॉर्डिंग कनाडा में अगर पीआर होना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसा पीआर का सिनेरियो चल रहा है, क्या चांसेस हैं, कौन सी बड़ी चेंजेस और अपडेट्स आई हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। एंड में बहुत स्पेशल बात आपको एक बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीआर के बारे में सारी बातें इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। लेटेस्ट आपको अगर पता होगा तो एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स का जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने लगा था, पीआर के पॉइंट नहीं हो रहे थे। तो ये बेसिकली मैनीटोबा से उठा था, उसके बाद जो है ब्रम्पटन में भी ये हुआ, उसके बाद कई और जगह पे भी हुआ। बेसिकली इस टाइम पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है उनको पीआर में दिक्कत आ रही है। मैनीटोबा के उन स्टूडेंट्स को 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी। ये वो स्टूडेंट हैं जो ये सोच के मैनीटोबा गए थे, क्योंकि मैनीटोबा में अगर हम 3 या 4 साल के पहले की बात करें तो 1 साल का प्रोग्राम लिया जाता था, उसके बाद 1 साल के वर्क परमिट के अंदर अंदर पीएनपी में आपका पीआर हो जाता था। लेकिन इस टाइम पे वो सिनेरियो नहीं है। इसी वजह से मैनीटोबा में जितने भी स्टूडेंट वर्क परमिट पे थे सबका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था। तो इसमें 4 मेजर चेंजेस जिसकी वजह से सारा सिनेरियो हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वर्क परमिट एक्सपायर होने जा रहा है, पीआर नहीं हो रहा है। तो ये वजह है। तो 4 चीज़ें हैं, 4 मेन रीजंस हैं, यही मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कनाडा का पीआर जो वो कैटेगरी वाइज हो गया है। ये कैटेगरी का मतलब ये है कि कनाडा में जितने भी सेक्टर्स में या ऑक्यूपेशंस में वहाँ पे लोगों की उनको ज़रूरत है तो उनको वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये नहीं है कि जर्नल के ड्रॉ नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रॉ जो है वो कैटेगरी बेस्ड निकल रहे हैं। इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? हेल्थ केयर सेक्टर है, स्टेम है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले हैं, इसके अलावा ट्रेड्स वाले हैं, फ्रैंकोफोन्स हैं। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉ जो है वो देखने को मिले हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, फरवरी में 4 ड्रॉ जो थे वो कैटेगरी वाइज वालों को मिले थे। फ्रेंच का था, हेल्थ केयर का था, एग्रीकल्चर का था और फिर फ्रेंच का था। उसके बाद मार्च में 2 निकले, ट्रक ड्राइवर्स का निकला और ट्रांसपोर्टेशन का निकला और फ्रेंच वालों का निकला। अप्रैल में 2 निकले, स्टेम और फ्रेंच वाले। जुलाई में जो थे वो ट्रेड वालों का था, हेल्थ केयर वालों का था, फ्रेंच 2 फ्रेंच के निकले थे। इसके बाद अगस्त में जो है फ्रेंच का ऑलरेडी ड्रॉ निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं पे कनाडा जो है वो कैटेगरी बेस्ड पीआर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो वहाँ पे डिमांड में है, इन डिमांड है, क्योंकि अब इन डिमांड ऑक्यूपेशन की भी बात वहाँ पे होने लगी है, बहुत जोर शोर से होने लगी है, तो आपका पीआर इजी हो सकता है। आप कैटेगरी बेस्ड जो इसमें ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं, आपका पीआर जल्दी हो सकता है और बहुत कम सीआरएस स्कोर पे हो सकता है। तो सीआरएस स्कोर जो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैटेगरी में इन कैटेगरीज में अप्लाई करता है तो मैक्सिमम जो सीआरएस स्कोर है वो 450 के करीब गया है। जो मिनिमम है वो जो है वो 300 350 इसके अराउंड गया है। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम जर्नल से इसको कंपेयर करें जिसका 550 या 600 पे इसको सीआरएस स्कोर जाता है तो इसका सीआरएस स्कोर बहुत कम जाता है। तो पहला कैटेगरी बेस्ड हो चुका है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पीआर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बड़ी चेंज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि कनाडा में बहुत लोग हो गए हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, सारा कुछ है। बिल्कुल सही है ये बातें। तो इसी की वजह से वहाँ पे एक टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेथड निकाले हैं। पहला ये है कि टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती को कम किया जाए, उनको जो है बैन कर दिया जाए। जैसे स्पाउस वीज़ा बैन हो गया है, जो स्टडी परमिट वाले हैं उनकी गिनती को कम कर दिया गया है। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन जो दूसरा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो टेम्परेरी वीज़ा पे यहाँ पे बैठे हैं उनको पीआर कर दिया जाए। हालांकि सारों को पीआर नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी गिनती में लोग वहाँ पे बैठे हैं,
लेकिन जितनों को भी पीआर कर सकते हैं तो इतनों को पीआर किया जा सके। तो इसका जो एक रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि जितने भी रीसेंट ड्रॉ निकले हैं उनमें से सब के सब ड्रॉ में से जो लोग ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं, जो उन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं, पीआर हो सकते हैं, जिनके पॉइंट पूरे होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जहाँ ड्रॉ जो है विद इन कनाडा वालों के निकल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कनाडा की पीआर पॉलिसी में, क्योंकि इससे पहले अगर मैं जो फेडरल जो स्किल्ड वर्कर है उसका जो लास्ट ड्रॉ निकला था वो 2023 के स्टार्टिंग में निकला था, उसके बाद उसका ड्रॉ ही नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने जितने भी लोगों को पीआर दिया वो विद इन कनाडा दिया। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसके अलावा एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि जो टीयर 4 एंड टीयर 5 में जो ऐसा काम करते हैं, जो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड में कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन लोगों को भी पीआर करने का एक पाथवे दिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं पे उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि जितने भी वर्कर्स, चाहे वो स्किल्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, जहाँ नॉन स्किल्ड वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो वहाँ का हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, जिनको वहाँ के वर्कफोर्स की, वहाँ के काम की समझ है, तो उन लोगों को कैसे रिटेन किया जाए। तो इस रिटेंशन के लिए कनाडा ने कहीं ना कहीं पे ये पॉलिसी लेके आए हैं कि जो यहाँ पे बैठे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर लगा लीजिए, चाहे कैटेगरी बेस्ड के अंडर लगा लीजिए, चाहे पीएनपी के अंडर लगा लीजिए, तो तीनों में ही जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो यही इसी कारण जो टीयर 4 और 5 के वर्कर्स को भी इसका हिस्सा बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज है कि जो लोग कनाडा में इस टाइम पे बैठे हैं, वहां का हिस्सा बन चुके हैं, उनको पीआर में प्रेफरेंस दिया जाए। इसके जो बाद वाला पॉइंट है वो स्टडी वीजा वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है लेकिन इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा ने अब एक जो अप्रोच दिया है पीआर को लेकर, उन्होंने स्टडी वीजा से ही इसको शुरू कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, स्टडी वीजा के बाद वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट के बाद पीआर आता है। तो उन्होंने सोचा है कि इसको अलाइन कर दिया जाए। अलाइन करने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को, जो स्टडी में हम उन स्टूडेंट्स को लेंगे जिनकी आगे चल के हमें वर्कर्स के तौर पे ज़रूरत है, जहाँ पीआर के तौर पे ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं पे स्टडी वीज़ा वालों को उनको वर्क परमिट दिया जाएगा जिनकी वहाँ पे ज़रूरत है, और वर्क परमिट में से उनको पीआर किया जाएगा जिनकी वहाँ पे ज़रूरत है। थोड़े टाइम पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, हालांकि वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है, कि सर्टन कैटेगरीज, जो स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाता है, मान लीजिए हेल्थ केयर के प्रोग्राम में गया, तो उसको वर्क परमिट ज़्यादा मिल सकता है। इस टाइम पे 1 साल वाले को 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो 2 साल या उससे ज़्यादा स्टडी करता है उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हेल्थ केयर वालों को 5 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है, और जो इन डिमांड नहीं है, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड नहीं है, अगर स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं तो उनके वर्क परमिट को कम किया जा सकता है। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इस पर बातचीत चल रही है। तो ये इसी चीज़ का हिस्सा है कि स्टडी परमिट, वर्क परमिट और पीआर तीनों को लाइन में लाया जाए, और इन तीनों को उस हिसाब से स्ट्रक्चर किया जाए कि वो कनाडा की जो लेबर मार्केट है, कौन से प्रोफेशनल वहाँ पे चाहिए, कौन से ऑक्यूपेशन वाले वहाँ पे चाहिए, उन चीज़ों को पूरा कर सके। तो एक बहुत बड़ी अप्रोच में चेंज आई है। पहले आप किसी भी चीज़ में कोई कोर्स ले सकते थे, किसी भी स्टडी में जा सकते थे, लेकिन आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल सकता है कि स्टडी वीज़ा आप जो है उन्हीं का लीजिए, आपको वर्क परमिट उसी चीज़ का मिलेगा जिसकी कनाडा को डिमांड है। लास्ट का पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकोफोन मैंने नाम लिया, एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है, क्योंकि कनाडा में 2 मेजर लैंग्वेजेस हैं, पहली इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है। कनाडा फ्रेंच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पे फ्रैंकोफोन की कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। यानी कि जो मैंने अभी ड्रॉ आपको स्टार्टिंग में बोले थे, तो उसमें से बहुत सारे ड्रॉ फ्रैंकोफोन वालों के थे। तो अगर आपको फ्रेंच आती है, एक लेवल की फ्रेंच आती है, CLB 7 या उससे ज़्यादा जा सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है पीआर में। 2-3 फ़ायदे मोटे मोटे जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंच वालों का अलग से ड्रॉ निकलता है, उसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको जल्दी पीआर हो सकता है। दूसरा, आपके CRS के पॉइंट ज़्यादा बन सकते हैं, 50 पॉइंट्स उसको मिलते हैं जिसका
जो फ्रेंच में CLB जो है 7 या उससे ज़्यादा होता है, उसको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपका CRS स्कोर बढ़ जाता है। PNP में भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो क्यूबिक है, क्यूबिक तो मेन फ्रेंच एरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप वहाँ पे फ्रेंच करते हैं तो आपको PR में प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन अब क्यूबिक के बाहर भी बहुत सी ऐसी प्रोविंसेस हैं जो अलग से फ्रेंच के लिए जो है वो ड्रॉ निकालेंगी जहाँ उनको प्रेफरेंस देंगी। और लास्ट में एक रिसेंटली अभी अनाउंस हुआ है कि 23, ये इंपॉर्टेंट है, 2300 स्टूडेंट्स को वो 1 साल के लिए वहाँ पे स्टडी पे बुला रहे हैं, उनमें फैसिलिटी दी गई है, उनके वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा होंगे। 2300 जो लोग फ्रेंच में प्रोफिशिएंट होंगे और कई जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बकायदा कि लिस्ट दी है कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ से आते हैं, तो उनको स्टडी वीज़ा भी प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा और आगे चल के उनको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, स्टडी के बाद सीधा PR वो डाल सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रेंच होना मैंडेटरी है। तो इतनी बड़ी गिनती में अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको फैसिलिटीज़ हासिल है। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो वो ये है कि पहले स्टूडेंट आउटर एरिया को प्रेफर करते थे कि मैं आउटर एरिया में चला जाऊंगा, PNP के अंडर मेरा जल्दी हो जाएगा। तो ये अब बात कनाडा में नहीं रही है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, किसी भी मकसद के लिए जा रहे हैं और आगे चल के सेटल होना है, तो ये चीज़ अब इतनी मायने नहीं रखती है कि आप किसी ऐसी अटलांटिक प्रोविंस में चले गए जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे आपको PR जल्दी मिल जाएगा। इवन के उल्टा हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली जो है कई प्रोविंसेस ने अपना इमिग्रेशन में नंबर कट किया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, हम जो नए यहाँ पे लोग आएंगे उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसकी बजाय जैसा अंटारियो है तो बड़ी प्रोविंसेस उस गिनती को ज़्यादा कर रही हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो पहले वाला 4-5 साल वाला जो फंडा था कि आउटर एरिया में चले जाऊँगा PR जल्दी हो जाएगा, अब वो कनाडा पे जो है वो लागू नहीं होता है। तो ओवरऑल ये PR के रिगार्डिंग है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है कि जिससे आपको PR का जो लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, जो डीप इंफॉर्मेशन जो आपको कल के लिए अब भी चाहिए, जो आप 2 साल के बाद PR डालेंगे उसके लिए भी चाहिए, तो यो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे पता है कि वीडियो लंबी है, देखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी शेयर जरूर कर दीजिए। इसमें आपको PR की सारी जानकारी है। इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।